कुंडली में बहुत सारे योग ऐसे हैं, बहुत सारे दोष ऐसे हैं जो व्यक्तियों को करते हैं परेशान, और ना सिर्फ व्यक्तियों को परेशान करते हैं, यहां तक कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी उन योग और उन दोष के समाधान आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज उसी तरीके के किसी एक योग और दोष के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कुंडली में। आज चर्चा करेंगे हम काल सर्प योग के बारे में। देखिए, काल सर्प योग बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों का ये मत है कि इसका वर्णन कहीं पे वेद में, शास्त्रों में नहीं है, तो इसलिए इसका प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा नहीं होता। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हुई है, बहुत चीजें जो प्राचीन काल में नहीं हुआ करती थी वो आज हम सब देख रहे हैं, संभव है। मोबाइल्स आ गए, फिर आपके कंप्यूटर्स आ गए, आपके टेलीविजन्स आ गए और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो किसी समय किसी व्यक्ति ने, इंसान ने सोचा भी नहीं था। इसी तरीके की ही नई नई खोज जो है वो ज्योतिष शास्त्र में भी हुई है, जहां पर यह देखा गया है कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे हो सकते हैं। अगर कालसर्प योग की बात करें तो ये कालसर्प योग का मतलब ये होता है कि जब भी सभी ग्रह राहु और केतु के किसी एक तरफ आ जाए और दूसरी साइड खाली रह जाए, उस अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स को हम कालसर्प योग बोलते हैं। अब देखिए, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है, उसमें 12 भाव है, 1 से लेकर 12 तक। राहु और केतु की एक विशेषता है, वो ये कि ये छाया ग्रह है, ग्रह नहीं है। हम 9 ग्रहों में इनकी पूजा जरूर करवाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल ज्योतिष शास्त्र में हम इसको छाया ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। जो शुद्ध ग्रह हैं वो हमारे होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ग्रह। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे इक्वेटर के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं। अब आपको यहां पर यह समझना है कि ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी एक विशेषता है। यह राहु हमेशा केतु से और केतु हमेशा राहु से 180 डिग्री पर आमने सामने रहेंगे। अब कोई भी एक लगन देख लीजिए, उदाहरण के रूप पे हम आपको बताते हैं, मेष लगन के बारे में बात करते हैं। मेष लगन में अगर सभी ग्रह राहु और केतु से किसी एक तरफ लगन से और सप्तम भाव से हो गए, तो यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भाव खाली रह जाएगा। ऐसे में इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कालसर्प अरेंजमेंट और कालसर्प योग। अब इस लगन में कालसर्प के 12 ऑप्शंस हो सकती हैं। राहु पहले भाव में हो सकते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें, किसी भी एक भाव में हो सकते हैं। इसका मतलब इसी एक लगन में 12 तरीके का कालसर्प योग संभव है। अब आप सोचिए, 12 तरीके का कालसर्प योग एक ही लगन में है, तो 12 लगन है, तो टोटल कितने योग हो गए? 144 योग हो गए। 12 गुणा 12, 144 तरीके का कालसर्प योग हो सकता है। अब ये योग किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ है। जब ये योग किसी व्यक्ति के लिए अशुभ हो रहा होता है तो इसको हम बोल देते हैं कालसर्प दोष। अब आपको यहां पर यह समझना है कि ये जो काल सर्प दोष वर्ड जब जुड़ गया, इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु ने एक नेगेटिव कमांड पकड़ ली है और वो जीवन में स्थिरता नहीं आने देते।
यहां पर व्यक्ति को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि चीजें लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल हो रही हैं। जितना सोचा समझा था उससे कहीं ऊपर नीचे यहां पर वेरिएशंस आते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, राहु और केतु अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्वयं के रूप में तो ग्रह है नहीं, ये तो छाया ग्रह है। तो फिर ये किसका फल देते हैं? तो आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि राहु जो है वो अपना फल भी देता है। वो जिसकी राशि में बैठा है उसके स्वामी का भी फल देगा, जिसके नक्षत्र पे बैठा है उसका भी फल देगा, जिसके उपनक्षत्र पे बैठा है उसका भी फल देगा, और जिसके उप नक्षत्र पे बैठा है उसका भी फल देगा। जबकि केतु जो है उसका अपना कोई फल नहीं होता, वो जिसकी राशि पे बैठता है उस राशि के स्वामी का फल देगा, जिसके नक्षत्र पे होगा उसका फल देगा, जिसके उपनक्षत्र पे होगा उस ग्रह का फल देगा, और जिसके उप नक्षत्र पे होगा उसका फल देगा। तो आपने अभी देखा 144 तरीके के कालसर्प योग के अंदर अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। बहुत पीड़ा होती है उस वक्त जब YouTube पे वीडियोस देखते हैं, Facebook या सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, और वहां पर अधिकतर ज्योतिषाचार्य यही बताते हुए दिखते हैं कि पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र में अगर कालसर्प योग किसी कुंडली में है तो ये उपाय करने से ये कालसर्प योग या ये दोष जो है वो आपके अनुकूल हो जाएगा, या उसके अंदर नेगेटिविटीज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। दोस्तों, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने 144 तरीके के योग जो कालसर्प के हो सकते हैं उनकी चर्चा करी, और उसके बाद अभी हमने देखा कि उसने रिजल्ट्स अपने राशि स्वामी के भी देने हैं, नक्षत्र के स्वामी के भी देने हैं, उपनक्षत्र के स्वामी के भी देने हैं, और उप नक्षत्र के स्वामी के भी देने हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात तो ये समझ में आ गई आप लोगों को कि यहां पर व्यक्तिगत विश्लेषण की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि कालसर्प योग अगर कुंडली में है तो वो किसी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक भी लेके जा सकता है, बुलंदियों तक भी लेके जा सकता है। और यही कालसर्प योग आपकी कुंडली के अंदर अपने पे आ जाए तो फुटपाथ पे भी एक व्यक्ति को ले जाता है, उसका कोई भी कार्य सिद्ध होने ही नहीं देता। बहुत सारे कुंडलियों में आपने इस तरीके का देखा होगा कि कालसर्प का केस ऐसे रहा है कि जब तक पिताजी थे, दादाजी की विरासत थी, उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने बहुत राइज किया, लेकिन जब पिताजी गुजर गए, दादाजी नहीं रहे, ऐसे में जब उस व्यक्ति को स्वयं उस चीज की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली तो ग्रहों ने उसका साथ ही नहीं दिया। जो कुछ भी परिवार के लोगों ने विरासत में उसको दिया था वो भी खत्म हो गया, और यहाँ पर आज उसको रोटी खाने के भी लाले पड़ गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो पहले तो आप किसी के साथ बैठकर इसे समझें कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। दूसरा, उसके स्वामियों को देखिए, जिस राशि में उस लगन के अंदर राहु और केतु बैठे हैं, वो राशि का स्वामी उस कुंडली का बेनिफिक प्लेनेट है या मेलेफिक प्लेनेट है, मतलब वो उस कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अगर वो कारक है तो आपके लिए एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि यहां पर अब राहु या केतु या दोनों आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और अगर वो राशि का स्वामी ही मारक है, वो कुंडली में अशुभ या शत्रु ग्रह है, तो आप लाख कोशिशें कर लें, इस पीरियड को तो फिर आपको कठिनाइयों के साथ ही काटना है और उपाय करने अनिवार्य हो जाते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह मत है कि राहु और केतु नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन वही हमने देखा है कि व्यक्ति जो है वो राहु की दशा के अंदर इतनी बुलंदियों तक, इतनी ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है कि उसने शायद कभी उसकी
कल्पना भी ना करी हो। इसीलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। केतु जो है ये वर्क करता है समेटने का, और राहु जो वर्क करता है ये वर्क करता है एक्सपेंशन का। ये बेसिक फर्क है इसमें। और राहु जो है वो आपको भौतिक सुखों की तरफ आपका अट्रैक्शन पैदा करता है, और केतु जो है ये आपको अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या आपको एक लोनर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप फिर पूरे के पूरे परिवार से या अपने समाज से या जमाने से आप कट के रहना चाहते हैं। आप अकेलेपन में ज्यादा एंजॉय करते हैं। राहु जो है वो आपको और लोगों के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। अब राहु के लिए जो रत्न हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लेके आते हैं, उससे बोलते हैं हम हेसोनाइट, और इसका हिंदी नेम है गोमेद। और केतु के लिए जो रत्न हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है कैत्साई। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लहसुनिया। गोमेद और लहसुनिया आपको बहुत सोच समझ के धारण करना है। जब भी कभी राहु या केतु आपकी कुंडली में शुभ हो, कालसर्प अरेंजमेंट में तो खास तौर से आपको देखना है कि वो शुभ है या नहीं है। दूसरा, अगर उनकी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, केवल तब ही इन रत्नों को धारण करना चाहिए। अन्यथा राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी अगर आपकी कुंडली का शुभ ग्रह है, बेनिफिक ग्रह है, तो उसका रत्न धारण करना यहां पर ज्यादा कारगर साबित होगा। राहु और केतु के लिए हम कुछ रिलीजियस उपाय भी कर सकते हैं और कुछ साइंटिफिक उपाय भी कर सकते हैं। रिलीजियस उपाय में तो शिव की आराधना करना बहुत शुभ रहता है। शिव भगवान पर गंगा जल चढ़ाया जाए, गन्ने का रस चढ़ाया जाए, मिष्ठान चढ़ाया जाए, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाए, वो बहुत शुभ रहता है। केतु के लिए किसी भी गरीब फकीर को कंबल दान कर दें, कुत्ते को आप जो है वो रोटी खिलाएं, भोजन कराएं, या आप यहाँ पे कार्तिक भगवान और गणेश भगवान की पूजा करें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं हम कालसर्प अरेंजमेंट की, कि जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन 180 डिग्री पे राहु और केतु के किसी एक तरफ, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे आ रहा है, इसको हम कैसे इसका एनालिसिस करें और कैसे देखें कि ये आपके लिए शुभ है या नहीं। अभी हमने चर्चा में आपको बताया कि राहु के अपने रिजल्ट्स मिलते हैं, साथ में वो राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी के भी रिजल्ट देगा। अगर ये सारी सीरीज हमारी पॉजिटिव आ रही है, केवल तो ही हम राहु को इस कुंडली का फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट डिक्लेयर करेंगे। अभी हमने चर्चा करी नेचुरल मेलेफिक या नेचुरल बेनिफिक की। अब इसका मतलब यह है कि उस प्लैनेट को हम कंसिडर ही नेचुरली बुरा समझते हैं, मेलेफिक समझते हैं, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादातर नेगेटिव साइड पे आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो ये प्लैनेट हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिक, यानी उस स्पेसिफिक कुंडली के लिए उस समय वो हमारे लिए बेनिफिक भी हो सकता है। ये आपको इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझाते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत के एक जो इंटरनेशनल अलायंस है वो रशिया के साथ भी अच्छा है और वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है। यहां अगर हम देखें तो रशिया और अमेरिका का जो आपस का एक अलायंस है वो अच्छा नहीं है। वो आपस में एक एनिमी कंट्रीज के रूप में जाने जाते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम भारत में रह रहे हैं और जो हमारी अपनी एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर हमारे को रशिया से भी अपने बेनिफिट्स लेने हैं और अमेरिका से भी अपने बेनिफिट्स लेने हैं, तो हमारे लिए तो वो दोनों ही अच्छे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपकी अपनी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह आपके लिए अगर वो बेनिफिक है, अब वो दूसरा ग्रह भी जो आपके लिए बेनिफिक है, इन दोनों की आपस में
नेचुरल कंप्लायंस है या नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपने यह देखना है कि आपकी कुंडली के लिए वो दो पर्टिकुलर प्लैनेट जो नेचुरली हो सकता है आपस में मैलेफिक हो, लेकिन अगर वो उस कुंडली विशेष वाले व्यक्ति के लिए बेनिफिक है तो आपको उनका सहारा लेके ही आगे चलना पड़ेगा। काल सर्प योग जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो पहले से 7वें भाव के अंदर अगर राहु पहले में बैठा है और केतु 7वें में, या केतु पहले में बैठा है और राहु 7वें में, जरूरी नहीं है ये कि ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन किसी भी एक लगन के अंदर अच्छे ही होंगे या बुरे ही होंगे। अभी हमने डिस्कस किया 12 अलग कॉम्बिनेशंस एक विशेष लगन के अंदर बन रहे हैं, ऐसे ही 12 कॉम्बिनेशन हर लगन में बनेंगे। टोटल 144 कॉम्बिनेशंस में से आपके वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, गुड है या बैड है, और गुड होने के बाद जिन भावों में वो बैठा है, जिन राशियों में बैठा है, वो प्लैनेट्स आपके लिए शुभ है या नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं दोस्तों हमने, जहां पर राहु और केतु ने उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि वो एक, हो सकता है कि किसी बस का कंडक्टर हो, या हो सकता है कि वो एक चाय की दुकान चलाता हो सकता है कि वो मजदूरी करता हो, लेकिन जिस वक्त प्लैनेट्स ने उसका साथ दिया तो उस समय उसको वो रिजल्ट्स मिल गए जो उसके आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, उसने स्वयं भी ना सोचे हुए हों। तो कोई भी एक योग है कुंडली में, उसके लिए एक व्यक्तिगत विश्लेषण करवाएं और समझें कि वो योग आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और अगर वो अशुभ है तो इस दोष का निवारण कैसे किया जाए। आप मेरी अगर पिछली वीडियोस में देखेंगे तो हमने वहां पे दोष निवारक ग्रहों की भी बात करी है, उसके ऊपर भी मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखें। कुंडली का विश्लेषण कैसे करवाना चाहिए, इसके ऊपर भी मेरे 3 भाग में हमने वीडियो शूट किया हुआ है। कुंडली विश्लेषण कैसे कराएं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, इनको भी आप देखें, इससे भी आपको सहायता मिलेगी। जब भी आप किसी कंसल्टेशन के लिए, परामर्श के लिए, खासतौर से कुंडली के अंदर अगर आपको कोई समस्या आ रही है, हो सकता है वो समस्या आपको अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको वो समस्या कानूनी मुकदमे से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, विवाह से संबंधित हो सकता है कि कोई जायदाद से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड कोई समस्या आपको आ रही है, हो सकता है कि ये समस्या आपको किसी भी एक रूप में आ रही है जो कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। अब आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल, आपकी मेंटल हेल्थ उससे डिस्टर्ब हो रही है। यहां पर आपको जब कुंडली का विश्लेषण कराएं, वहां पे जरूर चेक करें कहीं आपका जन्म गणमूल में तो नहीं हुआ था, कहीं आपके कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है, कहीं आपकी कुंडली श्रापित तो नहीं है, कहीं कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, और सबसे मुख्य रूप से इस चीज को चेक करें कि कहीं कुंडली में कालसर्प योग तो नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, आप देखिए मांगलिक का अगर हम कंसिडरेशन लें तो मंगल कुंडली के अंदर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में होता है तो एक व्यक्ति मांगलिक होता है। तो कितना सरल है, कुंडली में 12 में से 5 भाव में है तो वो व्यक्ति मांगलिक है। तो 12 लगन है तो 12 को 5 से हम गुणा करें तो 60 कॉम्बिनेशंस बनते हैं वहां पर। तो इन 60 कॉम्बिनेशंस में से ये देखना कि कौन सा मंगल उस व्यक्ति का शुभ है और कौन सा अशुभ है, फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड यहां पर राहु और केतु का कालसर्प योग में एक विश्लेषण करना है, क्योंकि यहां कॉम्बिनेशन 144 बन रहे हैं।
तो यह देखिए, आप इस चीज को समझने वाली बात है कि ये जो 144 कॉम्बिनेशंस हैं, ये आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये देखना आपके स्वयं के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने बताया, जब राहु और केतु कालसर्प योग बना रहे हैं कुंडली में, तो पूरा जीवन आपका राहु और केतु ही कंट्रोल करते हैं। इस वीडियो को अब मैं यहां पर देना चाह रहा हूं एक विराम, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत लंबा हो जाएगा। 144 कॉम्बिनेशंस को, और फिर वो ग्रह किसके नक्षत्र में, किसके उपनक्षत्र में, किसके उप उपनक्षत्र में और किसकी राशि में है, ये एक नॉर्मल इंसान को समझने में भी इसको बहुत मुश्किल आएगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स भी कई बार इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम शुभ माने या अशुभ माने। इसलिए मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा। कालसर्प को सबसे पहले तो आप हल्के में मत लें, क्योंकि कालसर्प का मतलब ही यही है कि आपको उस 144 में से आप कहां स्टैंड करते हैं, और जहां आप स्टैंड करते हैं उस कॉम्बिनेशन में, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये जानना तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपका पूरा जीवन अल्टीमेटली राहु और केतु ने ही आगे लेके जाना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका इस व्यक्तिगत विश्लेषण को आगे लेके जाएं, इस प्रोसेस को आपके, और आप मेरे से अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कांटेक्ट करने का दिया हुआ है। आप उसको नोट करें और फिर आप मेरे को उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा और आपको एक्चुअली क्लैरिटी मिली कि कालसर्प योग क्या है और उसके लिए क्यों जरूरी है हमें इस चीज को ये समझना, ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि कालसर्प योग जिन लोगों की कुंडली में है, वो आज के बाद घबराएंगे नहीं, और वो जरूर देखना चाहेंगे कि इसके अंदर वो कैसे इसका लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं। और अगर ये कालसर्प योग दोष के रूप में जीवन में आया है, तो उस दोष का क्या निवारण कर सकते हैं, कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।